नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका करंट अफेयर अपडेट कर। मैं आपके सामने उपस्थित हूं करंट अफेयर अपडेट के साथ। दोस्तों, आज करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन ही ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा क्रिएटिव है। आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन कैसे बना, ठीक है, क्योंकि आज तक तो ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं, मगर फिर भी अगर एग्जाम में नहीं भी आए तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारी बातें जो हैं और भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, चलिए टाइम को ना गवाते हुए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा देखिए, क्वेश्चन है पाकिस्तान 2022 में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। यानी कि क्या काम पर बना है? वित्त पोषित कार्यक्रमों का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। तो हमारी ये जो क्वेश्चन की अप्रोच थी ये पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव है। यानी कि हमने क्वेश्चन पाकिस्तान के ऊपर जो देखा है, ये जो क्वेश्चन बना है तो ये बना है निगेटिविटी के ऊपर। तो शायद यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है, इस वजह से हम इस चीज़ को कवर कर लेते हैं। क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान से अधिकांश क्वेश्चन आते नहीं हैं, रेड क्लिप को छोड़कर, ठीक है, या बंटवारे को छोड़कर या दिवस को छोड़कर अधिकांश क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, मगर फिर भी हमें यहाँ तैयार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान को 5.85 बिलियन डॉलर का ऋण प्राप्त हुआ है। कहाँ से? एडीबी से, जिसमें से उसी 5.58 में से 2.67 बिलियन डॉलर रियायती ऋण भी है, जो रियायत ऋण कहते हैं जिसमें हमें छूट मिलती है। तो ऐसा भी ऋण है जिसमें रियायत बरती जाएगी। परंतु ये ऋण जो बताता है ना, ये जो ऋण बताता है, पाकिस्तान आर्थिक संकट को बताता है। पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान का भी आर्थिक संकट हुआ था। तो ये जो बताता है ना पाकिस्तान आर्थिक संकट को, क्योंकि पाकिस्तान पर जो आर्थिक संकट आया है, आर्थिक संकट और खाद्य परेशानी जो आई हैं उनको लेकर, तो ये जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर्थिक संकट का कारण जो होता है वो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। क्या होती हैं बेटा? प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर जो है खाद्य एवं ऊर्जा संकट से यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से आर्थिक संकट तो है ही है, ठीक है, परंतु दो परेशानी और यहाँ पर आ जाती हैं, एक तो खाद्य संकट और एक ऊर्जा संकट से कौन कौन से देश और पीड़ित है। देखिए, अभी पाकिस्तान की बात कर रहे थे हम, इसके साथ हमने और पढ़ लिया। तो यहाँ पर कौन कौन है? एक तो किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, किर्गिज गणराज्य, मंगोलिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इस तरीके से हम इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ये कि एडीबी क्या है। अब बात करते हैं एडीबी। तो एडीबी की मैं कई बार स्थापना बता चुका हूँ, थोड़ा सा याद रखो। 1966 में एडीबी की स्थापना हुई। ठीक है, मनीला इसका हेडक्वार्टर है। 68 इसमें सदस्य हैं, जिसमें 49 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं और 19 जो हैं वो अन्य हैं। देखिए, अन्य की वजह है जो यूएसए इसका सदस्य है, या इसका मैं समझता हूँ शेयर होल्डर है। ठीक है, तो यहाँ शेयर होल्डर की बात करें तो चलिए, जापान जो है एशिया प्रशांत में आता है। ये 15.6% शेयरों का शेयर होल्ड करता है, यानी कि इतने शेयर इसके पास हैं। ठीक है, यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए 15.6% जो है शेयर होल्डर है। चीन की अगर बात करें तीसरे नंबर पर, तो चीन 6.4% शेयर होल्डर है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो 6.3% शेयर होल्डर है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है एडीबी का? तो वो आपको याद रखना, जापान। ठीक है, कौन सा है? जापान। तो एशिया के अतिरिक्त वह कौन सा देश है जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है? तो वो यूएसए है। फिर भारत का पूछेगा, भारत जो शेयर होल्डिंग में एडीबी में कौन से स्थान पर है? तो मेरे बच्चों, यहाँ पर आपको लगाना है चौथे स्थान पर। अब 5वें नंबर पर जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। 5वें नंबर पर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से हमने आज का पहला क्वेश्चन जो है कवर कर लिया है। समझ भी लिया होगा आपने, और आप इसको अच्छे से जान भी हो क्या एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। हमने एमसीक्यूज भी निकाल लिया किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है बेटा, तो अब इसी तरीके से जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन जो है अधिकांश देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन जो होता है वो अधिकांश हमको देखने को मिलता है। अधिकांश देखने को मिलने का मतलब समझिए इसको, अधिकांश देखने का मतलब है कि ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में ज़्यादा आते हैं। देखिए, 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 इसकी सूची आ चुकी है। कौन सा फिल्म फेयर अवार्ड है? सॉरी, गले में दिक्कत है, फिर भी क्लास कंटिन्यू है आपकी। ठीक है भाई, देखिए 68वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023। ठीक है, इसकी सूची आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या है? बम्बई, यानी मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल, ठीक है, एक सेंटर का नाम है कन्वेंशनल सेंटर, जिसका नाम है जियो वर्ल्ड कन्वेंशनल सेंटर जो है ये आपका यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। क्या किया गया है यहाँ पर इसका बेटा?
आयोजन किया गया है। अब इस आयोजन में जो ऐसा मान चलिए एंकर की भूमिका निभाई है, तो उसमें निभाई है सलमान खान, आयुष्मान खुराना और मनीष पॉल। तो मनीष पॉल तो पुराने एंकर हैं, परंतु सलमान खान ने पहली बार एंकरिंग की है इसकी, ठीक है। आयुष्मान खुराना जो है एंकरिंग करते रहते हैं, ठीक। बात करते हैं यहाँ से जो सीधा क्वेश्चन आता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, तो गंगूबाई काठियावाड़ी, ये संजय लीला भंसाली इसके निर्देशन थे, आलिया भट्ट ने इसमें भूमिका निभाई थी। तो इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, किसको? गंगूबाई काठियावाड़ी। यहीं पे ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स, जिसमें कुछ क्रिटिक्स है, वो कौन सी फिल्म है? तो वो है बधाई दो। कौन सी है? बधाई दो। एक थी बधाई हो, ठीक है। बधाई हो वो आयुष्मान खुराना की थी, परंतु अभी एक मूवी रिलीज हुई पिछले साल, उसका नाम है बधाई दो, ठीक है। उसमें क्या था? समलैंगिक के ऊपर जो है थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, किसके लिए? बधाई दो के लिए, बधाई दो के लिए, ठीक है। इसमें एक ये पुलिस सब इंस्पेक्टर का रोल निभाते हैं और एक पति का भी रोल निभाते हैं। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट काठियावाड़, यानी गंगूबाई काठियावाड़ के लिए सॉरी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स जो होते हैं, तो वो संजय मिश्रा, किसके लिए? बध, एक वो आई थी मूवी बध। फिर यहाँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो बनी है वो कौन बनी है? वो बनी है क्रिटिक्स के रूप में ही, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स के रूप में। जैसे यहाँ पर मतलब ये याद रखिए, एक तो होती है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, और एक होता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, फिर एक होती है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो ये तीन तो ये होते हैं, तीन ही होते हैं क्रिटिक्स में, ठीक है जी। तो क्रिटिक्स में जो है पहली बात करिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी बनी? गंगूबाई काठियावाड़। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बना? राजकुमार राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी? आलिया भट्ट। तो एक स्टेप पूरा हो गया। अब बात करते हैं क्रिटिक्स पर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में बधाई दो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में संजय मिश्रा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में भूमि पेडनेकर और तब्बू। तो भूमि पेडनेकर जो है वो किसके लिए? वो बधाई दो के लिए, और तब्बू जो है भूल भुलैया 2 के लिए। यहाँ पर क्रिटिक्स अभिनेत्री बनी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करें तो संजय लीला भंसाली जो गंगूबाई काठियावाड़ के लिए बने हैं। कौन? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली, किसके लिए? गंगूबाई के लिए। फिर यहाँ सहायक भूमिका निर्देशक की श्रेणी में जो आते हैं वो कौन आते हैं? अनिल कपूर, जो जुग जुग जियो एक मूवी आई है, जुग जुग जियो, उसके लिए इनको चुना गया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को दोनों क्वेश्चन जो है समझ में अच्छे से आए होंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है हमारा भारत का न्यूक्लियर लिबिलिटी लॉ, ठीक है। इसमें कुछ सुधार किए गए हैं 2023 में, इसके बारे में पहले जानते हैं क्या है। ये 2010 का कानून है, ठीक है दोस्तों। 2010 में जो है इस कानून को बनाया गया था। किस कारण बनाया गया था? जितने भी न्यूक्लियर विस्फोट होते हैं उनसे पीड़ित जितने व्यक्ति होते हैं उनको मुआवजा प्रोवाइड कराने के लिए इस न्यूक्लियर लिएबिलिटी लॉ को पारित किया गया था। फिर इसके बावजूद एक बात और बताएं, यहाँ पर अब जो सुधार किया गया है 2023 में, वो सुधार ये किया गया है कि यहाँ पर जो प्रभावित होंगे उन लोगों को भी मुआवजा मिलेगा, परंतु यहाँ पर जो पर्यावरण का स्केल एरिया होगा वो प्रभावित होगा, उसके लिए मुआवजा देगी। जो भी न्यूक्लियर घटना होगी उसके लिए सरकार, ठीक है। फिर फिलहाल में जो लोग पीड़ित होंगे, पूरी आंतरिक रूप से पीड़ित होंगे, उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। ये है थोड़ा सा इसमें चेंजिंग। तो लाभ प्राप्त करता कौन है? न्यूक्लियर घटनाओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका? लोगों और पर्यावरण को संरक्षित रखना, यानी कि यदि आप लोगों और पर्यावरण को संरक्षित रखेंगे तो उसके लिए आपको जो है कुछ प्रोटोकॉल अपनाने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट है, ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल मोस्ट है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट है। मैं इसके लिए दूसरे मार्कर का प्रयोग करूँगा क्योंकि अभी मुझे लिखना पड़ेगा। देखिए क्या है, एससीओ शिखर सम्मेलन 2023। यहाँ पर एक सम्मेलन का नाम याद रखना, इसका नाम है एससीओ शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है दोस्तों। ये 3 से 4 जुलाई को शुरू होगा। कहाँ पर होगा? नई दिल्ली और भारत में, यानी कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन जो है वो 3 से 4 जुलाई नई दिल्ली भारत में किया जाएगा। अब देखिए क्या है, इसमें कुछ घटनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन में संघर्ष के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है देश की पहली बार यात्रा करेंगे जब से, ठीक है भाई। अब देखिए पाकिस्तान और अभी भी अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की पुष्टि नहीं की गई है यहाँ पर। फिलहाल में पाकिस्तान जो है वो वर्चुअल तौर से जो है शामिल होने के दावेदार है। किसके? वर्चुअल तौर से दावेदार है। अब यहाँ बात करते हैं एससीओ की। एससीओ के सदस्य 8 हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं?
8 सदस्य देश हैं। उन 8 में कौन कौन है? उसमें भारत है, रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है। इन 8 के 8 देशों को याद रखो। कौन कौन से हैं? भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, ये हैं। अब देखिए इनसे जुड़ी जो है ना कुछ और बातें हैं, इनसे जुड़ी कुछ और बातें हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। आपको जो याद रखनी है इनसे जुड़ी तीन चार बातें और याद रख लेना, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखना है इनकी कि देखिए नोट करके 17 मार्च से या 17 मार्च को ऐसे मान के चलिए 17 मार्च को पर्यटन बैठक हुई थी। क्या हुई थी? पर्यटन बैठक। और ये कहाँ पर हुई थी? काशी में। तो पहली बात याद रखना, काशी में हुई थी। 29 मार्च को अगर हम बात करें, 29 मार्च को जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? ये भी नई दिल्ली। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। अगर नेक्स्ट में हम बात करें तो 27 से 28 अप्रैल, 27 से 28 अप्रैल ये रक्षा मंत्रियों की, रक्षा मंत्रियों की बैठक। कहाँ पर? ये रक्षा मंत्रियों की बैठक जो है वो कहाँ पर अगर बात करें तो कहाँ पर? नई दिल्ली में। ये भी कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो एक और बात याद रखना है इसमें, 4 से 5 मई, 4 से 5 मई, ठीक है भाई। 4 से 5 मई में जो है ऐसा विदेश मंत्री, हाँ विदेश मंत्रियों की बैठक जो होगी वो कहाँ पर होगी? वो गोवा में। तो आप इनको याद रख लो, शायद यहाँ से एक क्वेश्चन फंस जाए आपका, एक क्वेश्चन फंस जाए। यानी कि पर्यटन बैठक जो हुई थी काशी में हुई थी, काशी में बड़ा सा बनता है, काशी में हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक जो हुई थी नई दिल्ली में हुई थी 29 मार्च को। रक्षा मंत्रियों की बैठक जो हुई थी वो भी नई दिल्ली में हुई। अब विदेश मंत्रियों की बैठक जो होगी गोवा में। और अब ये जो है नई दिल्ली में ही 3 से 4 जुलाई शिखर सम्मेलन का जो है क्या है? आपसी सहयोग सम्मेलन किया जाएगा। ये आपसी सहयोग सम्मेलन किया जाएगा। अगर यहाँ बात करें सदस्य देश कितने हैं? 8। इसमें कुछ एक बात और आप नोट कर लेना, मैं इसको यहाँ रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा इतना थोड़ा बहुत। देखिए क्या इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना की अगर बात करें तो बेटा ये 15 जून 2001 को, 15 जून 2001 को हुई थी स्थापना। अगर हम बात करें संवाद साझेदार या संवाद देश जो होते हैं, संवाद साझेदार देश जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो अभी तक तो जो है वो है आर्मेनिया पहला देश, दूसरा जो है वो है शायद अज़रबैजान, ठीक है बेटा, और कंबोडिया, ठीक है, नेपाल, श्रीलंका, तुर्की, ये तो हैं संवाद सलाहकार देश, ठीक है। परंतु उम्मीद जो की जा रही है वो किन किन की जा रही है? तो सऊदी अरब, ठीक है, कतर, मिस्र, इनकी उम्मीद की जा रही है। क्या की जा रही है? उम्मीद कि भैया ये भी क्या होंगे? सलाहकार बन सकते हैं। तो ये बात है और इसमें ऐड करना है, ये बात आपको और ऐड करनी है इस वाले क्वेश्चन में। तो अभी देखो ये क्वेश्चन कितना विकट बन गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया है ना। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप समझ लो इसको, अच्छे से समझ लो, बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अजय बरियर 2023, ठीक है, अजय बरियर 2023 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है, ठीक है। भारत ब्रिटेन के बीच में होता है। ये 27 अप्रैल से 11 मई को होगा। और कहाँ पर होगा? सैली सबरी प्लेन्स यूके में एक जगह है। यानी कहाँ पर जगह है? यूनाइटेड किंगडम में एक जगह, वहाँ पर होगा। ये द्विवर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, ठीक है। अगर हम बात करें 2021 में जो हुआ था वो उत्तराखंड के चौबटिया में हुआ था। अगर मैं यहाँ पर कुछ और याद करना चाहूँ, कुछ और आपको याद दिलाना चाहूँ तो देखिए कौन कौन से होते हैं। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, एक तो होता है
इंद्रधनुष, ये भारत, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में होता है इंद्रधनुष। ये है फिर कोंकण युद्ध अभ्यास, ये भी भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। अगर हम नेक्स्ट में बात करें सिम्बैक्स, एक होता है सिम्बैक्स, ये किसके बीच, ये इंडिया श्रीलंका के बीच होता है। एक होता है सिटमैक्स, ये किसके बीच में होता है, इंडिया सिंगापुर थाईलैंड। इनको नोट करो, पहले इनको नोट करो, यानी कि इनको इंद्रधनुष इंडिया ब्रिटेन, कोंकण इंडिया ब्रिटेन, सिम्बैक्स इंडिया सिंगापुर, सिटमैक्स इंडिया सिंगापुर थाईलैंड। याद करो, मतलब नोट करो इसको, पहले नोट करो जल्दी, ठीक है भाई, नोट हो गया। चलिए अब मैं इसमें कुछ और लिख देता हूँ, आपको कुछ और लिख देता हूँ इसी में। देखिए कुछ और मैं लिखता हूँ मोस्ट। वो मोस्ट कौन कौन से हैं, एक होता खंजर, खंजर युद्धाभ्यास, खंजर युद्धाभ्यास भारत किर्गिस्तान, भारत किर्गिस्तान, ठीक है भाई। एक होता मैत्री, कौन सा होता है, मैत्री, भारत थाईलैंड, भारत थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है भाई। एक होता है आपका, अगर यहाँ से बात करें तो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ये आपका भारत और चीन, ठीक है, हो गया। एक आपका समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति, ये भारत और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, कर लो इसको नोट अच्छे से, ठीक है। एक आपका मैत्री हो गया मालाबार, और देख लो मालाबार अभ्यास किस किस के बीच होता है, भारत अमेरिका, अमेरिका जापान, जापान ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, हो गया। बताओ इतना हो गया, मालाबार हो गया। चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, एक आपका होता है बोंगो सागर, कौन सा होता है, बोंगो सागर, आपका एक होता है बोंगो सागर, बोंगो सागर, ठीक है। ये देखिए इन्हीं में से एक मोस्ट है ये भी, यानी 3 ये हो गए, 5 ये हो गए हैं, छठा आपका बोंगो सागर है। और छठा बोंगो सागर किसके बीच में होता है, ये आपका बांग्लादेश के बीच में होता है। एक संप्रीति भी, संप्रीति भी, ये दोनों किसके, भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो 3 और 2 5 और 2 7। फिर एक होता है आपका, एक तो होता है वीर गार्जन, एक होता है धर्म गार्जन, यानी एक तो वीर गार्जन होता है, वीर गार्जन, और दूसरा धर्म गार्जन, धर्म गार्जन। ये दोनों जो होते हैं किस किस के बीच होते हैं, ये भारत और जापान, भारत और जापान के। अब देखो कितने क्वेश्चन बन गए भाई यहाँ से, आप तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। करंट अफेयर का तो एक ऐसा मान के लिए बहाना चल रहा है, ये आपको पूरा रिवीजन हो रहा है, पूरा रिवीजन हो रहा है आपका, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वो क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, वो है भारतीय पर्वतारोहणी, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय पर्वतारोहणी फिट इंडिया चैंपियन, क्या कहते हैं, फिट इंडिया चैंपियन, भारतीय पर्वतारोहणी फिट इंडिया चैंपियन अर्जुन वाजपेयी, नेपाल में स्थित अन्नपूर्ण पर्वत पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8091 मीटर है, ऊंचाई की बात करें तो कितनी है, 8091 मीटर है। 8000 से ऊपर जो 7 पहाड़ियों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं, रिकॉर्ड बना चुके हैं, जबकि 14 पहाड़ी हैं जो 8000 से ऊपर ऊंचाई वाली हैं। तो यह पहले भारतीय बनना चाहते हैं इसमें। अब देखिए इन्होंने कैसे इससे पहले माउंट एवरेस्ट, माउंट ल्हात्सो, मकालू, कंचनजंगा, ऐसे ऊंचे पहाड़ों पर 8 पहाड़ों पर जो है, सॉरी 7 पहाड़ों पर इन्होंने चढ़ाई कर दी है, ठीक है, चढ़ाई कर दी है। इनके बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में 2010 में एवरेस्ट की फतेह की थी। किसकी, एवरेस्ट की फतेह की थी, किसकी करी थी, एवरेस्ट की फतेह इन्होंने, ठीक है। और इसी से इनको जो है गिनीज बुक में जो इनका नाम लिखा गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया था गिनीज बुक में, क्योंकि ये सबसे कम उम्र के भारतीय थे, यानी सबसे कम उम्र के चढ़ने वाले भारतीय थे। अगर हम बात करें इनकी बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था 1993 में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, मुंबई, कहाँ पर, मुंबई में हुआ था, ठीक है भाई। तो इतनी बात याद रखना है। आज के क्वेश्चन बहुत बढ़िया चल रहे हैं, अभी आप एक बिल्कुल हैंड टू हैंड नोट करते चले जाओ, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात है नहीं, इसमें नोट करते जाओ, अच्छे क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जो हमारे
सातवें क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने है। देखिए सातवां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को, आपने कक्षा 9 और 10 में पढ़ा होगा इसका, यानी कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को खत्म करने पर एनसीईआरटी के फैसले पर वैज्ञानिकों का विरोध, यानी कि एनसीईआरटी ने इसे खत्म करने का फैसला लिया है, जिस पर वैज्ञानिकों ने विरोध किया है कि ये एक तरीके से शिक्षा का अपमान है। उन्होंने कहा है वैज्ञानिकों ने यही शिक्षा का अपमान है, आप इसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग आविष्कार और वैज्ञानिक वर्ग से जुड़े होते हैं उन लोगों के लिए ये है एक नई राह दिखाता है, जो प्रजाति के रूप में आपको काम करते हैं उसके लिए नई राह दिखाता है। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने बात कहा है कि जानवरों का वितरण और जीवांत व मृत व्यक्तियों के संबंध के बारे में ये बताता है। इसके लिए आप शिक्षा का अपमान कर रहे हो हटाकर। ठीक है, तो देखिए बात क्या है कि इसे हटाया क्यों गया है और क्या कारण है, सारी बात करते हैं। तो भारत में जो है 1800 से, यानी 1800 से लेकर कक्षा 9 और 10 में जो है इस डार्विनवाद सिद्धांत का जो है मतलब पाठ्यक्रम जोड़ा गया था। इसमें बताया जाता है ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली में जो है इसको जोड़ा गया था। और यहाँ पर क्या है, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से जो है ब्रिटिश वैज्ञानिकों को बढ़ावा देना। ठीक है, और उसके लिए क्या है आगे कोविड-19। अब भारत ने क्या एक्शन लिया, कोविड-19 में ब्रेक आउट के बाद ये काम किया। उन्होंने कहा कि हम अपने दम पे भी कुछ कर सकते हैं इन कोविड-19 ब्रेकआउट। जब हम ब्रेकआउट किया है इसके बाद तो हम इसको अब हटा रहे हैं। तो चार्ल्स डार्विन जो थे इसके प्रवर्तक थे, यानी प्रेरणादाता कौन थे, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इस सिद्धांत में क्या था, जानवरों का वितरण, जीवित व मृत शरीर व जानवरों की बॉडी का संबंध आपस में। ठीक है, अभी तक एनसीईआरटी जो हटा चुका है, देखिए इन दोनों में विरोध किया है। एक तो मुगल शासन को हटा चुका है और गुजरात दंगे 2002, जो गुजरात में दंगे हुए थे 2002 में, और मुगल एम्पायर यानी कि 1526 से लेकर आपका जो 1707 तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, वैसे तो 1862 तक है पूरा, मगर 1760 तक जो पढ़ाया जाता है उसको पूरी तरीके से जो है समाप्त करने की बात की है। तो ये है हमारा एग्जाम। आपको ज़्यादा गौर देनी नहीं है, आपको केवल इतना ध्यान देना है कि आपकी परीक्षा में क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा इस पर अध्ययन करने के चक्कर में आप एक ही क्वेश्चन के पीछे पड़ जाइए और बहुत ज़्यादा इस पर निकाल दिए, 8 से 9 घंटे इसी पर लगा दें, तो उससे टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप केवल एग्ज़ाम की दृष्टि से इन क्वेश्चनों को देखा करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, भारत और ब्रिटेन संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना कर रहे हैं, जो 2030 तक जो है जीरो नेट कार्बन, यानी कि कार्बन को कम करने के लिए दोनों लोग आपस में जो है सहयोग समझौता कर रहे हैं, जिससे कि हम दोनों ऐसी प्रणाली करेंगे जिससे जलवायु परिवर्तन प्रभाव को सीमित किया जाए, यानी कि जलवायु परिवर्तन की मतलब प्रभाव को सीमित किया जाए। यानी उद्योग ऐसे होते हैं भारत ब्रिटेन के जिससे कि पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हम अधिकांश कोशिश करेंगे कि कार्बन की मात्रा को जीरो करने की, यानी कार्बन की मात्रा को कम करने की। ठीक है, इसके लिए जो है एक मतलब समझौता हुआ है और एक संयुक्त रूप से जो है इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना भी की जा रही है। ठीक है, और ये लक्ष्य जो है 2030 तक है कि हम कार्बन को कंट्रोल करें, पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव को सीमित करें 2030 तक दोस्तों। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट में, उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इन्हें पद्म पुरस्कार मिल चुका है इससे पहले। तो ये अवार्ड क्या है, अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्या है, अवार्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। अब क्यों है ये, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो आपके एग्जाम भी कराती है, अपने इंडिया में भी है, तो ये इंडिया की कंपनी है TCS, जो ऑस्ट्रेलिया में जो है भारतीय कंपनियों का सबसे बड़ा कार्यबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 17,000 कर्मचारी जो है यहाँ पर कार्य कर रहे हैं इस कंपनी। इसी के चलते जो है ऑस्ट्रेलिया में उद्योगपति रतन टाटा को जो है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। क्लियर, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, फैक्ट के रूप में क्वेश्चन याद रखने होते हैं, एग्जाम में बहुत मिलते हैं। इन पर ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए आपको। जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन थे वो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ, बहुत डिटेल में जाकर। ठीक है, आप इनको ऐसे ही याद रखिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट में देखते हैं हेरिटेज फेस्टिवल 2023 क्या है, यानी कि हेरिटेज फेस्टिवल 2023। पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ पर मनाया जा रहा है, तो ये कहाँ मनाया जा रहा है, गोवा में मनाया जा रहा है। ठीक है भैया, गोवा मनाया जा रहा है। गोवा की एक जगह सालीगांव है, एक जगह कौन सा गाँव है, सालीगांव। कब से कब तक होगा, 28 से 30 अप्रैल को होगा बेटा। ठीक है, विरासत महोत्सव भी कहा जाता है इसको, विरासत महोत्सव, क्योंकि यहाँ पर अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को बढ़ावा देने के लिए, अपनी संस्कृति और अपनी विरासत को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल का जो है आयोजन किया जा रहा है। इतना याद रख लेना। ठीक है बेटा, ये मोस्ट हो सकता है कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है, 28 अप्रैल को। अब कार्यस्थल पर सुरक्षा किसकी, मजदूरों की। कार्यस्थल पर सुरक्षा मजदूरों के लिए, स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मजदूरों के लिए, ये क्या मनाया था, 28 अप्रैल को। पहली बार जो मनाया गया 2003 में मनाया गया। कब मनाया गया, 2003 में। और इसको कौन मनाता है, ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम बल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ILO की,
ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसे नोट कर लीजिए आप पहले, ठीक है। इसे नोट करो पहले, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप इसको रोक कर लिख लेना। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर मैं ILO की बात करूँ, सॉरी ILO की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, जेनेवा में। हेडक्वार्टर कहाँ पर, जेनेवा पर। अगर मैं अध्यक्ष की बात करते हैं, अध्यक्ष की बात अगर हम करें इसकी, तो अध्यक्ष कौन है, गिलबर्ट होंगबो, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो ये भी थोड़ा याद रखो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो मनाया जाता है, श्रम दिवस जो मनाया जाता है वो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 मई को, ये भी याद रखो। तो इस बात को, इतनी को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। यानी कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में, अध्यक्ष गिलबर्ट होंगबो, और अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। तो ये हो चुका है हमारे इससे रिलेटेड। तो दोस्तों आज के लिए करंट अफेयर इतना ही था, ठीक है। हमें ऐसा लगा कि यही क्वेश्चन ऐसे हैं जो 10-11 क्वेश्चन आपके, जो आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर सेशन में आपको मज़ा आया तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हम मोटिवेट होते हैं आपके लाइक से, ठीक है जी। अगर और किसी प्रकार का फीडबैक देना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो पहली बार चैनल पर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।